वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से गति के बारे में ही सीखने वाले हैं। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने सीखा यह है कि गति के समीकरणों का निरूपण। न्यूटन ने गति के समीकरणों की व्याख्या की थी, ये हम सब लोग को पता है। तो न्यूटन के द्वारा जब गति के नियमों की व्याख्या की गई तो उन्होंने न्यूटन की गति के समीकरण थे, उस गति के समीकरण को दो विधि द्वारा सत्यापित किया। पहला ग्राफी विधि और दूसरा कलन विधि, जिसको हम लोगों ने पिछली वीडियो में 1 बाय 1 करके सीखा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से गति के समीकरण को एक अलग तरीके से सीखने वाले हैं। जैसे उस गति के समीकरण में हम लोग एक समान त्वरण लेते थे। दो स्थितियां होती थी गति के लिए। एक, जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील होता है तो उसके लिए उस गति का अध्ययन करना हमारे लिए बड़ा सरल हो जाता है। लेकिन यदि कोई वस्तु भिन्न भिन्न त्वरण के समय के साथ त्वरण अगर परिवर्तित हो तो उसको याद करना बड़ा ही जटिल हो जाता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे एक अलग त्वरण को लेकर के, जिसे न्यूटन ने ही प्रतिपादित किया था, गुरुत्वीय त्वरण। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग गुरुत्व के अधीन गति पढ़ने वाले हैं, है ना। गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति पढ़ने वाले हैं। जो हम त्वरण लेते थे एक समान त्वरण ए, उसके स्थान पर हम लोग लेने वाले हैं क्या, गुरुत्वीय त्वरण जी, जिसकी व्याख्या न्यूटन ने की थी, है ना। जब कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ आकर्षित होता है तो वो वस्तु क्या करती है, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करती है ना। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में की गई गति गुरुत्व के अधीन गति होती है, ठीक है। जैसे चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंतर्गत है, तो वो भी गुरुत्वीय गति ही कर रहा है ना। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी के चारों तरफ राउंड कर रहा है, जिस कारण से वो भी एक गुरुत्व के अधीन ही गति कही जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि गुरुत्व के अधीन जो गति के समीकरण है वो किस तरीके से वर्क करते हैं, है ना। कहेंगे गुरुत्व के अधीन गति, इसे हम लोग कहते हैं अधीन गति। इसे हम लोग एक शब्द में भी कह सकते हैं, गुरुत्वाधीन, ठीक है। गुरुत्वाधीन गति, सॉरी गुरुत्वाधीन ऐसे रहने अधीन, ये बड़ी ही रहता है इसका, ठीक है, ये बड़ी ही रहता है, समझ में आ रही है, बड़ी ही रहता है। तो क्या है गुरुत्व के अधीन गति, ये हमारा हो जाएगा मोशन इन अंडर ग्रेविटी। मोशन इन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन गति क्या हो, इसे हम लोग समझेंगे इस माध्यम से कि जैसे कोई वस्तु, जब किसी वस्तु को, जैसे मान लीजिए पेन है, इसको हमने ऐसे फेंका तो ये वस्तु एक स्थान दूसरे स्थान विस्थापित हुई, हमारे हाथों से ये पेन ऊपर की तरफ गई और फिर ये बिना किसी बल द्वारा हमने तो इसमें बल ऊपर की तरफ लगाया था, लेकिन कुछ समय पश्चात ये पुनः नीचे की तरफ गति करने लगी। तो ये इस वस्तु की गति गुरुत्व के कारण परिवर्तित हुई, ठीक है। तो जब कोई वस्तु पृथ्वी के वायुमंडल क्षेत्र में गति करती है तो ऐसी गति गुरुत्व के अधीन गति कहलाती है, गुरुत्वाधीन गति कहलाती है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे तीन समीकरण होते हैं गति के, चौथा तो 30 सेकंड में चली गई गति होती है। 3 समीकरण होते हैं। पहला होता है क्या, v बराबर u प्लस at, दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा हमारा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। 3 समीकरण हमारे होते हैं, ये हमारे गति के समीकरण होते हैं, ठीक है। जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील होती है, वस्तु का जो त्वरण हो वो समय के साथ परिवर्तित न हो, उसके लिए 3 समीकरण होते हैं। लेकिन जब कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करती है तो उसमें 2 स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति ये होती है जब कोई वस्तु
जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की दिशा में गतिशील है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं, दूसरा, इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जब वस्तु पृथ्वी तल से दूर जा रही हो। जब कोई वस्तु पृथ्वी तल से दूर जा रही होती है तो इसके लिए ये गति होती है, इस तरीके। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, और दूसरी कंडीशन होती है, जब कोई वस्तु पृथ्वी तल के समीप आ रही होती है। ठीक है, दो कंडीशन होती है, पहला जब कोई वस्तु पृथ्वी तल से दूर जा रही होती है, और दूसरा जब कोई वस्तु पृथ्वी तल के समीप आ रही है। तो पहली कंडीशन देखेंगे, इसमें पहली कंडीशन नीचे से ऊपर की दिशा में गति। नीचे से ऊपर की दिशा में गति, जब कोई वस्तु पृथ्वी तल से दूर जा रही हो तो उसे कहते हैं नीचे से ऊपर की दिशा में। ठीक है, तो देखिए इसमें होने वाला क्या है, जो हमारी वस्तु होती है, वस्तु का विस्थापन होता है, बस दो चीजें बदलेंगी। क्या, वस्तु का अंतिम वेग वही रहेगा, v से ही प्रदर्शित करेंगे, प्रारंभिक वेग को u से ही प्रदर्शित करेंगे। सिर्फ होगा क्या कि यह वस्तु जब एक समान त्वरण से गति कर रही थी, अब वो वस्तु पृथ्वी तल पे न चल होकर के वायुमंडल में होगा, तो ये जो त्वरण होगा तो उसका मान परिवर्तित हो जाएगा। तो a जो होगा उससे हम g से रिप्लेस कर देंगे, है ना, a के स्थान पे g होने वाला है। और जो विस्थापन होता है पृथ्वी तल पर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की जो दूरी होती है उसे विस्थापन कहते हैं, न्यूनतम दूरी। तो यहाँ पर जब वस्तु पृथ्वी तल से दूर जाएगी तो उस जो डिस्टेंस होगी उसे हम हाइट से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो कहेंगे a बराबर, देखिए दो कंडीशन होती है, जब कोई वस्तु पृथ्वी तल से दूर जा रही होती है तो उसके लिए त्वरण हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, क्योंकि जब पृथ्वी तल से दूरी बढ़ती है, देखिए ये हमारा सेंटर होता है, ये हमारा सेंटर, और यहाँ पे जो होता है इसका त्वरण क्या होता है, सबसे अधिकतम होता है। तो त्वरण जो होता है पृथ्वी तल पर किसी वस्तु का त्वरण जो होता है, पृथ्वी तल पर जो वस्तु का त्वरण होता है वो सबसे अत्यधिक होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड। और जैसे इससे दूर जाते हैं, पृथ्वी तल से दूर जाते हैं, वस्तु के त्वरण में कमी आने लगती है। और यदि पृथ्वी तल से हम अंदर की तरफ भी जाए तब भी गुरुत्वीय त्वरण g के मान में परिवर्तन देखने को मिलता है। मतलब अगर पृथ्वी तल से हम ऊपर जाए या पृथ्वी तल के नीचे जाए तो दोनों स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण g के मान में परिवर्तन होता है, कमी आती है। ठीक है, तो जब कोई वस्तु पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका जो त्वरण हो जाएगा a बराबर -g होगा। क्यों, क्योंकि जब ये त्वरण ऊपर की तरफ, जब वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो वहां पे आप देखोगे कि त्वरण के मान में घटावट, मतलब कि कमी देखने को मिलेगी, इसलिए हम लोग g को क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है, अगला हम लोग कहेंगे यस, जो विस्थापन होगा इसे हम लोग यस से रिप्लेस करेंगे, हाइट से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो पहला गति का समीकरण हमें देखने को मिलेगा v बराबर, प्रारंभिक वेग वही रहेगा, अंतिम वेग वही रहेगा, प्रारंभिक वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा u, और g के स्थान, a के स्थान पर हम लोग रखेंगे -g, और ये हो जाएगा t तो समय रहने वाला है, तो v बराबर कर देंगे u प्लस कितना, u माइनस gt। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा समीकरण हमारा होगा यस बराबर ut प्लस 1/2, यस है ना, यस के स्थान पे क्या रखेंगे, h रख देंगे, -g t स्क्वायर, ये हो जाएगा h बराबर ut प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा 1/2 gt स्क्वायर। ठीक है, तीसरा आ रहा होगा, तीसरा गति का समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, प्लस के स्थान पे लिखेंगे, देखिए प्लस से रखेंगे 2 -g, और यस के स्थान पे क्या रखेंगे, h,
ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा कि जब कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गति कर रही होती है, वो भी नीचे से ऊपर की तरफ, पृथ्वी तल से जब वो कोई वस्तु दूर जा रही होती है, तो उसके लिए गति के जो समीकरण होते हैं वो ये होते हैं, v बराबर u माइनस जी टी, h बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। बात समझ आ रही है? इसी के संदर्भ में हम लोग दूसरा देखेंगे, दूसरी पॉइंट, जब कोई वस्तु पृथ्वी तल के समीप आ, जब कोई वस्तु पृथ्वी तल के समीप आ रही होती है तो उसके लिए हम कुछ ज्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी चीजें परिवर्तित होंगी, ज्यादा नहीं। देखिए दूसरी कंडीशन ये, जब कोई वस्तु पृथ्वी तल के समीप आ रही होती है तो गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, तो v बराबर हम लोग लेते हैं कितना, g, और s बराबर लेते हैं कितना, h। तो पहला हमारा समीकरण बनने वाला है v बराबर u प्लस जी टी। ठीक है, v बराबर u प्लस जी टी। दूसरा समीकरण बनेगा, s के स्थान पे क्या लिखेंगे, h बराबर u टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, ये तीन चीजें हो गई, 1, 2 और ये तीन समीकरण बनने वाला है। देखिए ये जो समीकरण है लुक लाइक दिस है, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही है। बस है क्या कि हमने ए को, जो एक समान त्वरण था, उससे हमने गुरुत्वीय त्वरण, जी को हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, ये जो होती है ऊंचाई होती है, पृथ्वी तल से ऊंचाई होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने जी को एच से, सॉरी ए को जी से और यस को एच से, विस्थापन को हम लोगों ने ऊंचाई से और त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण से रिप्लेस कर दिया, और यही समीकरण सेम टू सेम है। तो यहाँ पे आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, आप बहुत ही सामान्य बातों के साथ इसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली टॉपिक देखते हैं हम लोग। इसी में अगली टॉपिक हम लोग की होगी अवरोधन, है ना। अवरोध क्या होता है, गति में अवरोध क्या होता है। ठीक है, जब कोई वाहन रास्ते पे चल रहा होगा, आप लोग देखते होंगे, और इमरजेंसी में अगर उसे रुकना होता है तो वाहन द्वारा, जो वाहन को चला रहा होता है, उस वाहन द्वारा उसे क्या किया जाता है, ब्रेक लगाया जाता है इमरजेंसी में। जब कोई व्यक्ति इमरजेंसी में ब्रेक लगाता है गाड़ी को, तो गाड़ी कुछ दूरी पर जाकर के रुक जाती है। ठीक है, कुछ दूरी पर रुक जाती है, कल मैंने बताया था। ठीक है, पिछली वीडियो, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, कहेंगे वाहनों की अवरोधन गति। ठीक है, वाहनों की अवरोधन गति, है ना। जब कोई वाहन रोड पे चल रहा हो और ऑटोमेटिक वाहन चालक को, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कोई हो, है ना, ब्रेक लगाना पड़ता है, तो गाड़ी कुछ दूरी पर जाएगी। ऐसा नहीं कि ब्रेक लगाने पर वो गाड़ी तुरंत रुक जाती है। गाड़ी को एक मतलब कि जैसे ब्रेक लगाता है वो गाड़ी कुछ दूर जाकर के रुकती है। तो जो गाड़ी एक स्थान, जैसे मान लीजिए कि कोई वाहन चालक है, ठीक है, कोई वाहन चालक है इस तरीके से, इसको हमने बना लिया इस तरीके से। ठीक है, ये कोई वायर है ना, यहाँ पे कोई पैसेंजर बेचारा बैठा हुआ है, समझिए, ये हमारा ये हो गया स्टीयरिंग। और इस व्यक्ति ने यहाँ पे कुछ देखा और जैसे इसको ब्रेक मारा, ये गाड़ी रास्ते पर यहां से यहां तक विस्थापित। ठीक है, तो वस्तु का जो विस्थापन होगा, ये जो बाइक का विस्थापन होगा, ये दो चीजों पर निर्भर करेगा। कितनी चीजों पर निर्भर करेगा, दो चीजों पर। ये निर्भर करेगा प्रारंभिक वेग, जिस समय वाहक द्वारा जो गाड़ी को चला रहा था व्यक्ति, पहली बात तो उसका यह देखा जाएगा कि जिस समय उस व्यक्ति ने देखा
और ब्रेक लगाया, उस समय इस गाड़ी की स्पीड क्या है? प्रारंभिक वेग क्या था? यू का मान। ठीक है। और दूसरी बात यह होगी कि जिस तल पर, जिस रोड पर ये वाहन चालक गाड़ी चला रहा है, इस तल का जो घर्षण है वो कितना है? ठीक है, इसके घर्षण पर भी डिपेंड करेगा। ये जो मंदन होगा, जो त्वरण होगा, ये इसके घर्षण पर डिपेंड करेगा। यदि यह मंदन, जैसे ये जो तल है ये बहुत ज्यादा खुरदुरा हो तो इसका मंदन बहुत तेजी के साथ होगा, और यदि यह तल बहुत ज्यादा चिकना हो तो इसका मंदन बहुत कम हो। ठीक है, तो इसका जो मंदन है ये घर्षण तल के ऊपर भी डिपेंड करे। तो दो बातें इसमें निर्भर करती है, पहला तो प्रारंभिक वेग और दूसरा घर्षण। इसे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। वाहन का अवरोधन वाहन के प्रारंभिक वेग एवं तल के घर्षण के कारण उत्पन्न मंदन पर निर्भर करेगा। अब देखिए, जब बाइक को, जब फोर व्हीलर या टू व्हीलर को ब्रेक लगाया जाएगा तो जैसे वो गाड़ी रुकेगी, वस्तु का जो अंतिम वेग हो जाएगा, वाहन का अंतिम वेग हमारा हो जाएगा। हमने कल बताया था, पिछली वीडियो में हमने बता रखा था कि जब कोई वस्तु गति कर रही होती है, तो अगर यदि ब्रेक लगाने पर वस्तु की स्थिति रुक जाती है ना, गति रुक जाती है, वेलोसिटी शून्य हो जाए, तो उसका जो अंतिम वेग लिया जाता है वो शून्य लिया जाता है, न कि प्रारंभिक वेग शून्य लिया जाता है। लेकिन यदि कोई वस्तु अभी गति करना प्रारंभ करे तो उस समय वस्तु का प्रारंभिक वेग शून्य लिया जाता है। तो इस स्थिति में जब हम वाहन को हम अवरोधित करेंगे, जब हम रोक रहे होंगे, तो उस समय वस्तु का अंतिम वेग शून्य लिया जाएगा। ठीक है, तो कहेंगे गति का तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से क्या करेंगे? गति का तृतीय समीकरण क्या है? v² बराबर u² प्लस 2as। यस भी कहते हैं, और यस को हम लोग रिप्लेस करेंगे ds से। v बराबर कितना हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा u² प्लस 2a ds। ds मतलब डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे रोका वो विस्थापन है। ठीक है, ये प्लस है, इसको इधर ले जाइए, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2a ds बराबर हो जाएगा u², ds बराबर होगा माइनस स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, त्वरण अगर ज्यादा होगा, अभी मैंने बताया यहाँ पे देखिए मंदन, यदि त्वरण ज्यादा होगा, त्वरण कब ज्यादा होगा? जब घर्षण ज्यादा होगा। घर्षण ज्यादा होगा तो त्वरण भी ज्यादा होगा। मंदन का मतलब त्वरण ही होता है। ठीक है, मंदन का मतलब त्वरण ही होता है। तो यदि घर्षण ज्यादा होगा तो त्वरण ज्यादा होगा, और जब त्वरण ज्यादा होगा तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? लेकिन यदि त्वरण कम है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, घर्षण कम होगा। इसीलिए आप लोग देखते होंगे जो 4 लेन 2 लेन जो कंक्रीट के बनाए जाते हैं, है ना, उस पर लाइनिंग जो होती है स्क्रॉल किए जाते हैं, लाइनिंग बना दी जाती है, तो घर्षण बढ़ाने के लिए। यदि वैसा घर्षण न बनाया जाए तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मंदन कम होगा, और जब मंदन कम होगा तो एक्सपेक्टेड जो डिस्टेंस होती है, 4 व्हीलर या कोई भी गाड़ियां उससे ज्यादा डिस्टेंस तय करेंगे रुकने के लिए, और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर पाते। अगला हमारी टॉपिक है, अगली टॉपिक इसी में है। इस वीडियो में इस चैप्टर की सारी चीजें सीख लेंगे, है ना। ये इस चैप्टर की अंतिम वीडियो है रेखी गति के लिए। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे, अगला है मुक्त पथ। कहेंगे वस्तु की गति किसके अंतर्गत? मुक्त पथ के अंतर्गत।
अब मुक्त पथ क्या होगा? मुक्त पतन देखिए, मुक्त पथ या मुक्त पतन, ठीक है। मुक्त पतन क्या होगा? आप देखे होंगे हवाई जहाज, अभी तो जस्ट कुछ दिन की घटना है हैदराबाद, है ना। आप देख पा रहे होंगे कि जब एरोप्लेन से कमांड पायलट का छूट जाता है ना, जो उसके इंजन होते हैं, इंजन फेल हो जाते हैं, तो वो जो एरोप्लेन होती है अब वो मुक्त पतन के साथ नीचे की तरफ गिरती है, और गिरने के कारण जाकर के अस्पताल, जो हॉस्टल होता है, हॉस्टल में जाकर टकराती है, और उसमें लगभग 250 से 300 लोगों की जाने चली जाए। अभी जल्द की घटना है, इससे आप लोग जानते होंगे, जून में भी जस्ट हुआ। तो मुक्त पतन का मतलब होता है जब कोई वस्तु पर कोई बल लग रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये वस्तु है, ये हम पेन ले लें और इसको हमने छोड़ दिया, इस पर कोई बल लगा, सिर्फ इसे हमने छोड़ दिया और ये वस्तु नीचे की तरफ गिरी, तो इस पर हमने कोई बल नहीं लगाया, इसका जो प्रारंभिक वेग था 0 था, और वस्तु एक स्थान दूसरे स्थान विस्थापित हुई। तो उस समय वस्तु, जिस समय हमने वस्तु को लिया और लेने के बाद जिस समय हमने इसको छोड़ा, तो छोड़ने के समय इस समय इसका प्रारंभिक वेग 0 रहा होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु गति कर नहीं रही थी, उस समय वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 था, ठीक है। तो वस्तु का जब प्रारंभिक वेग 0 था और ये वस्तु किसके अधीन गति कर रही है? गुरुत्व के अधीन। जब वस्तु गुरुत्व के अधीन काम कर रही है, प्रारंभिक वेग 0 हो गया, तो उसके लिए गति के समीकरण बनते हैं। देखिए, मुक्त पतन के लिए प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि उस समय जिस समय कोई वस्तु गति करना प्रारंभ करेगी वायुमंडल में गुरुत्व के अधीन, उस समय वस्तु का वेग क्या होगा? 0 होगा। u बराबर 0, ठीक है। तो हम कहेंगे गति का प्रथम समीकरण गुरुत्व के अधीन, अभी हमने पढ़ा है v बराबर कितना? u प्लस जी टी। तो v बराबर कर देंगे, u का मान 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा जी टी गुरुत्व के अधीन। दूसरा s बराबर, s नहीं h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे भी u का मान 0, ये हो जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। तीसरा समीकरण बनेगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, और यहाँ पे u का मान 0, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2gh, ठीक है। तो जब कोई वस्तु मुक्त पतन के साथ गति करती है ना, जब किसी वस्तु की गति मुक्त पतन के साथ होती है ना, वस्तु का अपने ऊपर कमांड नहीं होता है, तो वस्तु मुक्त पतन के साथ गति कर रही होती है, और उसके लिए समीकरण ये होता है। जैसे आप किसी लिफ्ट में चढ़ रहे हो, है ना, लिफ्ट में गति कर रहे हो और लिफ्ट की ऑटोमेटिक जो रस्सी वो टूट जाए, तो वस्तु जो है, अब जो लिफ्ट जो है वो एक मुक्त पतन के साथ गति कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है, हाँ। ऐसी गति, इस प्रकार की गति है मुक्त पतन की गति कहलाती है। किसी पतंग को आप उड़ा रहे हो और पतंग की डोर कट जाए, तो वो जो पतंग हो कैसी गति कर रही है? मुक्त पतन की गति कर रही है, आराम से धीरे 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 एक फ्लूइड के रूप में तैरती हुई एक स्थान दूसरे स्थान तक गति करेगी। मतलब कि जिस वस्तु पर अपना खुद का कमांड ना हो या किसी दूसरे का कमांड ना हो, और वो वस्तु गुरुत्व के अधीन स्वतंत्र रूप से गति करे, ऐसी गति क्या कहलाती है? मुक्त पतन गति कहलाती है। और जो उसके लिए समीकरण ये बनते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। इसी संदर्भ में लास्ट टॉपिक की बात करेंगे हम लोग, लास्ट टॉपिक की बात करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आएगी, है ना। हम लोग बात कर रहे हैं आपेक्षिक गति, आपेक्षिक गति, आपेक्षिक वेग, आपेक्षिक वेग, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे, आपेक्षिक वेग की बात। जैसे आप लोग कभी ट्रेन में सफर कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में सफर कर रहे हो और दो ट्रेन एक ही दिशा की ओर गति कर रहे हैं, ठीक है। इस ट्रेन की रफ्तार जो है, ये जो हमारी ट्रेन हो, इसकी रफ्तार जो हो, ये दो ट्रैक है ना, इसमें मान लीजिए ये ट्रेन है, ठीक है, इस तरीके से ये ट्रेन है और ये कोई ट्रेन है, और इस ट्रेन की जो रफ्तार है ये 50 मीटर पर सेकंड है, और इसकी रफ्तार जो है ये 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है। लेकिन हमें पता नहीं 60 में, पहले इसको नहीं समझें, 50 मीटर रफ्तार है, और ये दोनों ट्रेन
एक ही दिशा में समांतर रूप से गतिशील है। इसमें भी एक व्यक्ति बैठा है, बहुत सारे व्यक्ति बैठे, इसमें भी एक व्यक्ति बैठा और ये व्यक्ति ऑब्जर्व, ये ट्रेन तेज चल रही है, ये ट्रेन धीरे चल रही है, इसको ये धीरे चल रही है, इसकी अपेक्षा ये क्या तेज चल रही है। ये जो ट्रेन है 50 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। ये जो दूसरी ट्रेन है इसे ए कह लेते हैं, इसे बी कह लेते हैं। ये जो बी ट्रेन है ये इस ट्रेन को, एक ही ट्रेन को 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से 10 मीटर, इस ट्रेन में बैठा व्यक्ति यह ऑब्जर्व करता है, यह देखता है कि ये जो ट्रेन है इसके ट्रेन की गति से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आगे की तरफ बढ़ रही है। ये जो ट्रेन है इसके ट्रेन से इसके ट्रेन की गति 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से ज्यादा है। तब कह सकते हैं इस ट्रेन की अपेक्षित गति कितनी होगी, 60 मीटर पर सेकंड। बात समझ आ रही है। और यदि ये दोनों एक ही दिशा में है तो डिफरेंस कितना हो गया, ए की चाल है 50 मीटर पर सेकंड, बी की चाल है कितना 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इसमें ए में बैठे व्यक्ति को क्या ऑब्जर्व होगा, इसे ये ऑब्जर्व होगा कि हमारी ट्रेन जो है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से धीरे चल रही है और बी की जो चाल है वो 10 मीटर पर सेकंड की वेग से ज्यादा है, तेज चल रही है। ठीक है, लेकिन अगर यही गतियां विपरीत हो जाए, ठीक है, और ये जो ट्रेन हो ये 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है और ये जो है 35 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। ठीक है, तो इसमें बैठे व्यक्ति को ये कितना आभास होगा कि ये ट्रेन कितनी गति से चल रही है, क्योंकि ये तो विपरीत है। तो यहाँ पे जब विपरीत होगी तो इन दोनों की स्पीड एक दूसरे को मतलब झूठ करके दिखाई देगी। ये लगेगा इसको, इसमें बैठे व्यक्ति को कि इसकी जो गति है ये 40 और प्लस इतना, इसे ए कह ले, इसे बी कह ले। तो ए को आभास जो गति होगी वो कितना होगी, 75 मीटर पर सेकंड। इस व्यक्ति को आभास होगा कि ये जो ट्रेन है बी ट्रेन ये 75 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या करेगा, चल। ये अपेक्षित गतियां होगी। लेकिन यदि कोई दोस्त, अभी आप लोग देखे होंगे है ना, 2 या 2 से अधिक लोग जब एक समान रूप से एक समान गति से चल रहे हो है ना, साथ साइकिल से चल रहे हो, 2 व्हीलर से चल रहे हो, 4 व्हीलर से चल रहे हो, उनकी दोनों की स्पीड समान हो तो वो एक दूसरे से बातें करते हुए एक ही रास्ते पर आसानी के साथ गमन करते हैं। उस समय उन दोनों व्यक्तियों की जो अपेक्षित गति होती है, अपेक्षित वेग जो होता है वो शून्य होता है। अपेक्षित गति वेग का मतलब होता है कि दो वस्तुओं की तुलना में, एक दूसरे की तुलना में वो कितना आगे जा रहा है। अगर दोनों वस्तुओं का वेग अगर एक दूसरे के समान हो तो हम कह सकते हैं कि उनका अपेक्षित वेग कितना है, शून्य। जैसे मान लीजिए कोई 2 वस्तुएं हैं, अगर दोनों 50 मीटर पर सेकंड के वेग से 50 मीटर पर सेकंड के वेग से एक ही दिशा में चल रही हो तो इनका अपेक्षित वेग कितना होने वाला है, शून्य होने वाला। इस स्थान पर इसका अपेक्षित वेग कितना होगा भाई, 75 मीटर पर सेकंड। इस जगह पे इसका अपेक्षित वेग कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब कि जब कोई दो वस्तुएं एक ही पथ पर गतिशील हो, समान रूप से एक समांतर या विपरीत दिशा में गतिशील हो, तो एक वस्तु के सापेक्ष किसी दूसरी वस्तु की, है ना, एक वस्तु के सापेक्ष किसी दूसरी वस्तु का जो वेग होता है वही अपेक्षित वेग कहलाता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, जब कोई दो वस्तुएं एक ही पथ पर गतिशील हो तो किसी एक वस्तु के सापेक्ष दूसरे वस्तु की जो वेग होता है वही अपेक्षित वेग कहलाता है। बात समझ आ रही है? तो इस एग्जांपल के माध्यम से आप अपेक्षित वेग को समझ पाएंगे। ठीक है, अपेक्षित वेग को समझ पाएंगे। और ये अपेक्षित वेग इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक होती है। ठीक है, आई होप आपको रेखीय गति जो है ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आप लोग ये पहली वीडियो अगर हमारी देख रहे हो तो आप पीछे जा करके हमारी वीडियो को देख सकते हो, है ना, 1 बाय 1 करके रेखीय गति में सारे के सारे जो 1 बाय 1 करके टॉपिक्स है डिस्कस की गई है ना, जिसमें आपको पढ़ेंगे तो आपको 1 बाय 1 चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए देखते रहिए विद्या बेंच, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द विद्या बेंच।